नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, नीट और मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न क्यों। दूसरा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और तीसरा, बाल बुद्धि बनाम बैल बुद्धि। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप ये आर्थिक सहयोग करेंगे तो चैनल चलाने में भी आसानी होती है और थोड़ी अपनी हिम्मत भी बढ़ती है। तो बात शुरू करते हैं, नीट और मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न क्यों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले जरा आज देखें कि आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा, नीट को लेके, क्योंकि नीट की परीक्षा हुई थी, 24 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए हैं, परीक्षा के पेपर लीक हुए, ये सब जगह जानकारी आ गई और ये माना भी गया कि पेपर लीक हुए। खूब गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां गुजरात में हुई, गिरफ्तारियां बिहार में हुई, और भी जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो एक तरफ तो गिरफ्तार कर रही है, दूसरी तरफ सरकार के एक कुछ विंग का ये है कि नहीं कुछ गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, और ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। अब मेन इशू ये है कि ये नीट की परीक्षा जो अभी हुई, जिसको एनटीए ने कराया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, इसको री एग्जाम कराया जाए, इस परीक्षा को रद्द किया जाए, या इसी परीक्षा की बेसिस पे जो इस साल के एडमिशन है डॉक्टरी के, एमबीबीएस के, उसको इसी साल की परीक्षा के बेसिस पे दिया जाए। अब एक चीज़ तो ये कर लीजिए, क्योंकि इसके पेपर लीक पर रोज़ धरपकड़ हो रही, रोज़ आप सुन रहे हैं कुछ लोग यहाँ पकड़ेगा, कुछ वहाँ। सरकार का स्टैंड है कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड लीक हुआ और रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये समझिए, नीट की परीक्षा में मेडिकल के बच्चे बैठते हैं। हमारे घर में भी, आपके घर में भी कुछ बच्चे ऑलरेडी मेडिकल की परीक्षा क्रैक किए होंगे, कुछ ने दिया होगा, नहीं हो पाया होगा। इस तरह का हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा। ये मतलब अगर वैसे देखें तो सबसे मेधावी छात्र होते हैं, खूब पढ़ के आते हैं स्कूल में, और इनके एक अपना सपना भी होता है। अब यहाँ पे लीक हो गया, तो इस लीक हो जाने के बाद ये कैसे इंश्योर किया जाए कि वो बच्चा जिसने मेहनत से पढ़ा, जिसने अच्छी परीक्षा दी, जिसको पेपर लीक की एडवांटेज नहीं थी, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी बात कुछ भी करे, लेकिन इस परीक्षा को रद्द करना ही एक रास्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पेपर लीक हुए हैं, ये एडमिटेड है, इसके लिए खूब धरपकड़ की जा रही है, बताया भी जा रहा है कहाँ से, किस जगह से, कैसे है। एक ही सेंटर में 8-8 बच्चों को लगातार, जो जिनके रोल नंबर हैं, उनको 100% उनका रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से परीक्षा रद्द करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अब मेन क्या है कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि ये परीक्षा रद्द हो। एक तो सरकार की बहुत फजीहत होगी, लेकिन फजीहत के अलावा जो इससे बड़ा, जो मुझे लगता है एक कारण है कि एक बड़ा धंधा, ये एक बिजनेस है। ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन देना, कोचिंग चलाना, परीक्षा दिलवाना, परीक्षा में पेपर लीक करवाना, पास करवाना, एडमिशन कराना, बड़ा धंधा है। तो इस बार जिन लोगों ने परीक्षा लीक करवाने में जो लोग इन्वॉल्व रहे, और ये कोई 2-4 हज़ार का धंधा नहीं है, ये कई 100 करोड़ों के धंधे हैं। तो इसमें माल लगा हुआ है, इसमें लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं। भाई, हम पेपर लीक कराएंगे तो हम लीक कराने वाले को इतना देंगे, जिनको पेपर बेचेंगे उनको इतना देंगे, तो दिया 100 रुपया, आएगा 1000 रुपया, तो 900 का नफा वो होगा। अब वो एक बड़े बिजनेस इससे ठप हो जाएगा, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो गई तो हो सकता है कुछ लोग तो ना पैसा वापस करेंगे, भाई हम क्या करें, परीक्षा तो हमने तो पेपर लीक करा दिया था, आपको दे दिया था। लेकिन एक बड़ा मतलब ऐसा होगा जो इस बिजनेस में जो
जिसको कहते हैं ना, गले में हाथ डाल के, हलक में हाथ डाल के पैसा निकलवाने की बात करेगा, कहेगा भैया हम तो मर जाएंगे, पैसा, हमारा पैसा वापस करो। तो ये एक धंधे के लिए भी मतलब ये ठीक नहीं रहेगा, जो इस तरह का धंधा जो लोग बेईमानी का करते हैं। अब इसमें हुआ क्या, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 8 जो, इसमें बहुत सी पिटीशंस आई थी, बहुत सी पिटीशंस आई थी, कोई कह रही थी रद्द करो, कह रहे रद्द मत करो, इत्यादि इत्यादि, सबको एक जगह किया और 8 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई को अगर आप उस दिन फॉलो करें तो ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा को रद्द कर देंगे, उसी दिन रद्द कर देंगे। इन्होंने काफ़ी तीखे सवाल पूछे, तीखे ऑब्जर्वेशन दिए, बताया कैसे ये गड़बड़ है, और फिर उन्होंने 2 दिन का समय सरकार, एनटीए और सीबीआई को दिया, और सबसे इन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अब उन्होंने हर एक से कहा, एनटीए से कहा कि भाई ये अब आप आगे क्या कर रहे हैं, सरकार से कहा कि अगर ये रद्द हम कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब हर एक से इन्होंने अलग अलग तरह के वो मांगे कि आपके पास क्या इसके लिए तैयारी है। सीबीआई से भी पूछा कि भाई जिनको तुम गिरफ्तार कर रहे हो उनका, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जिन लोगों ने कैंसिल करने की पिटीशन डाली है उनसे भी उन्होंने कहा कि आपके जो आर्गुमेंट हैं कि क्यों ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, उसको 10 पेज से ज़्यादा नहीं, कंसाइजली आप सब लोग आपस में बैठ जाइए, एक दूसरे से बात करिए, 10 पेज में एक ब्रीफ बना के हम लोगों को दे दीजिए कि क्यों ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। और ये 8 जुलाई को उन्होंने सुना था, मतलब मंडे को, ट्यूसडे को भी लग सकता था, ट्यूसडे नहीं लगा, वेडनेसडे नहीं लगा, इसको थर्सडे लगा, मतलब एक दिन का समय दिया था, लेकिन 2 दिन बाद थर्सडे, आज 11 जुलाई को ये केस लग गया था। आज वो कुछ 40 से 46 नंबर तक का केस था, उसमें 43 नंबर जिसको सुन रहे थे, जिसमें सारी पिटीशन क्लब थी, वो उसका नंबर 45 था। अब जब ये सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब का मालूम नहीं क्या मूड हुआ, और क्यों मूड हुआ, क्या से ज़्यादा क्यों मूड हुआ, उन्होंने कहा कि इसको कल सुनेंगे, और इसको ऐसा करते हैं कि इसको कल पहला आइटम ले लेते हैं। फिर उनको कुछ लगा कि नहीं आज भी नहीं सुनेंगे, कल भी, इसको ऐसा है मंडे को सुनते हैं। तो तुषार मेहता साहब तो इससे भाई सरकार तो खुशी है जितना और लेट होता जाए। तुषार मेहता साहब का मंडे ट्यूसडे को मैं हूँ नहीं, तो अच्छा मंडे ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को छुट्टी है मुहर्रम की, तो ऐसा है कि इसको 18 को सुनते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसको 18 के लिए लिस्ट कर दिया है। मूल बात यह है कि जो 24 लाख बच्चे हैं जो हर पल, हर घंटे भी नहीं बोल रहा हूं, हर पल ये देख रहे हैं कि भाई यहां सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, क्योंकि उस पर उनका भविष्य डिपेंड है, उनका पूरी तरह से निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे उनका भविष्य। और उनको आप उहापोह की स्थिति में आपने फिर 18 जुलाई तक रख दिया। मेरे ख्याल में इसमें आपको भले ही रात हो जाती, कुछ हो जाती, 24 लाख बच्चों का सवाल है, 24 लाख परिवारों का सवाल है, कुछ ना कुछ निर्णय दे देना चाहिए था। इसको लेके अपने पास, और जिसने कैजुअली आज इसमें डेट बढ़ाई गई है, मैं भी उससे थोड़ा अचंभित हूँ। और कई जगह ये समझ में नहीं आता है सरकार में कि कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं, बाद में पता लगता है कि अच्छा इस कारण से ये डेट बढ़ी थी, इस कारण से ये ऑर्डर आया था। एक से तमाम उदाहरण है, लोग राज्यसभा चले जाते हैं कुछ कुछ निर्णय देके। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये आज एक सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इसको हैंडल किया, वो जरा संवेदनशील कम लगी, और इसके प्रति उसकी जिसको कहते हैं ना सीरियसनेस में भी कमी दिखाई दी। दूसरी बात मनीष सिसोदिया की कल ने, मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में है, 1.5 साल हो गया है। उनकी बेल की सुनवाई कई नीचे की लोअर कोर्ट, तो फलाना कोर्ट, यहाँ वहाँ घूमते घामते वो आई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगना ऐसा आसान नहीं होता। आज उनका केस लगा था बेल के लिए। जस्टिस खन्ना, जस्टिस करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच थी। जब केस का नंबर आया तो उस समय जस्टिस संजय कुमार ने अपने को रिक्यूज किया। रिक्यूज मतलब उन्होंने कहा कि इस बेंच में मैं नहीं बैठूंगा, कारण नहीं बताया। तो फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि साहब एक जज साहब तो नहीं बैठेंगे, तो इसलिए अब हम इसको चीफ जस्टिस को वापस भेजेंगे, वो नई बेंच बनाए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत कहा कि भाई सर इट इज़ अ केस ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी,
इसको आप, उन्होंने कहा नहीं, जब एक इन्होंने कह दिया या नहीं सुनेंगे तो नहीं सुन सकते हैं, अब हम इसको CGI को वापस भेजेंगे, वो नई बेंच बनाएंगे तो फिर सुना जाएगा, कब सुना जाएगा नहीं मालूम। अब कभी कभी ये लगता है कि जो जज साहब थे उनको जिस समय ये केस लिस्ट हुआ था उसी समय पता लग गया था कि ये केस उनके यहाँ आ रहा है, तो पहले ही क्यों नहीं कह दिए थे कि हम रिकोर्स करते हैं। अगर वो मान लीजिए कल एक दिन पहले रात में लिस्ट आ जाती है, अगर पहले कर दिए होते तो आज सुबह आदमी कोई चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करके दूसरी बेंच के सामने इसको लगवा लेता। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता, मन में ये आता है कि ये सब उस वाइडर, जो अब उसको कॉन्स्पिरेसी क्या बोलें जज साहब लोगों के लिए, लेकिन जो एक वाइडर गेम चल रहा है उसमें सबका एक एक किरदार है। पहले केस मत आने दो, केस आए तो ये फिर करो, एक ऐसा करो। भाई एक आदमी 1.5 साल से जेल में है, आपने उसका ट्रायल अभी तक नहीं शुरू किया है, आप कब उसका ट्रायल शुरू करेंगे? क्योंकि ये आपने कई जगह ये अभी हाल के दिनों में जब हेमंत सोरेन की बात आप कर रहे थे तब आपने कहा था कि राइट टू लिबर्टी से इन्फ्रिंजमेंट होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, तो फिर क्यों ना बेल दे दी जाए, इत्यादि इत्यादि। यहाँ ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है और आप लास्ट मिनट, मतलब इससे ज़्यादा तो आप नहीं खींच सकते थे ना, जिससे मनीष सिसोदिया को जितना दिन और जेल में रखा जा सके, ये भी उस तरह से कम मैं देख रहा हूँ। तो क्यों है, किससे प्रभावित हैं, क्या दिक्कत है, ये तो भाई अटकलों की ही बात होगी, कोई कभी पता तो कभी किसी को नहीं लगेगा। लेकिन बाकी सर्कमस्टेंसेस देख के, बाकी किसकी कहाँ पोस्टिंग मिलती है, किसको रिटायरमेंट के बाद कहाँ बैठाया जाता है, उससे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब दूसरी बात, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट से ज़्यादा राम नगरी में लूट है, लूट सके तो लूट। अब पूरी राम की नगरी में इस समय लूट जिस स्तर पे हो रही है वो समझना मुश्किल है। कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक अच्छी स्टोरी की है। देखिए अयोध्या में क्या हुआ कि 2019 में जब ये जजमेंट आया हमारे CJI गोगोई साहब के, रंजन गोगोई साहब के नेतृत्व में, उन्होंने जब ये कहा कि अब राम जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा, तब से अयोध्या में, फैजाबाद के उस एरिया में ज़मीनों के दाम बढ़ने लगे। लोग ज़मीन खरीदने लगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ बहुत डेवलपमेंट होगा तो मेरी ज़मीन महंगी मिल गई। उसी पे कल एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक डिटेल रिपोर्ट की, कई 100 नाम बताए हैं। मैं कुछ नाम पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें सेठ लोग हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, नेता तो हैं ही। अब अयोध्या में आके अरुणाचल प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 2 बेटे सेंगमीन और आदित्य मीन, इन लोगों ने भी ज़मीन खरीदी। अरुणाचल प्रदेश से आके ज़मीन खरीद रहे हैं अयोध्या। संजीव गुप्ता साहब हैं, IPS हैं, इस समय होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनकी वाइफ के नाम से उन्होंने डॉक्टर चेतना गुप्ता ने ज़मीन खरीदी। यूपी के ex-DGP यशपाल सिंह साहब हैं, उन्होंने वहाँ ज़मीन खरीद ली अभी, ये सब पिछले 2-4 साल में, 2-3 साल में, 2019 के बाद। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्होंने ज़मीन खरीद ली, अब तो वो सांसद भी हो गए हैं। एक बड़ा नाम है जिसको देख के लोगों को, जो उसको जानता है, यूपी STF के चीफ, STF के जो मतलब ठाए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अमिताभ यश साहब हैं, उनकी माता जी के नाम से वहाँ ज़मीन खरीद ली गई, गीता सिंह जी के नाम से। ये लंबी लिस्ट है, मतलब मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद गूगल करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, सारी लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे लोढ़ा ग्रुप ने भी ज़मीन खरीदी, अडानी ग्रुप ने भी ज़मीन खरीदी, तमाम लोगों ने ज़मीन खरीदी। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ कि जब अमिताभ बच्चन जी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी बालक राम की, उस दिन आए थे और अकेले वो व्यक्ति थे, जब मोदी जी वहाँ से जा रहे थे सबसे नमस्ते करते तो उनके पास रुक के बातचीत की थी, अकेले ने। अब वहाँ पे लोढ़ा जी, एक कंपनी है जो डेवलपर है, घर बनवाती है, बिल्डर है, लोढ़ा जी ने वहाँ ज़मीन खरीद के अब ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। और ज़रा रेट जान लीजिए, 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट मात्र 1,79,00,000 रुपए में, 1,79,00,000।
पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा 14,320 स्क्वायर फीट। आप लखनऊ के किसी एरिया में चले जाइए, क्या 14,320 स्क्वायर फीट रेट है? ये रेट पे लोढ़ा जी वहाँ 1250 स्क्वायर फीट का आपको एक प्लॉट दे रहे हैं। और इसको एडवर्टाइजमेंट इसका कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी आए दूसरे दिन ही से पेपर में, जिस दिन जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम था उस दिन तक तो रोज आ रहे थे केवल सरकारी विज्ञापन। नेक्स्ट डे से अमिताभ बच्चन जी फ्रंट पेज, लोढ़ा की जमीन ले लो, लोढ़ा की जमीन ले लो, मात्र 179 करोड़ में, 1,79,00,000 रुपए ये चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जमीन की भूख, इस तरह की भूख, चाहे वो अरुणाचल हो, मतलब अक्रॉस इंडिया जो बीजेपी से या बीजेपी से रिलेटेड लोग थे उन सब ने खूब यहाँ पे ज़मीनें खरीदी और इस उसमें कि यहाँ ठीक से होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, संजय सिंह ने एक घोटाले को उजागर किया था जहाँ पे राम जन्मभूमि न्यास जो है, जो ट्रस्ट है, उसके लोगों ने कैसे मिलके, चंपत राय जी की नॉलेज में कैसे मिलके ज़मीनों की हेरा फेरी की। 100 रुपये की ज़मीन को 100 रुपये की ज़मीन 110 में खरीदी, इनको बेच दी 400 रुपये में, इस तरह के वहाँ। और सेम डे ये सब बैनामे नामे हुए हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कागज़ भी बांटे थे। अब इस ट्रस्ट के माध्यम से खूब घोटाले हुए हैं। माध्यम से मतलब इस ट्रस्ट में जो करता धरता लोग हैं उनके आसपास के लोगों से। अब आपको समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्यों इतनी परेशान है कि अयोध्या में वो जीत नहीं पाई। फैजाबाद सीट का नाम फैजाबाद है, वहाँ अवधेश प्रसाद का जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है, क्योंकि बहुत सी जगह पे जो लोकल सांसद होता है उसकी एक घुसपैठ होती है, उसके बिना चीज़ें नहीं हो पाती हैं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हो, कई जगह है। तो अवधेश प्रसाद को इसलिए वो एक समाजवादी पार्टी का एक सांसद चुन लिया गया है, इसलिए वहाँ परेशानी बहुत है। और देखना होगा कि आने वाले समय में इस लूट में कौन कितना भागीदार है। अब आखिरी बात, बाल बुद्धि बनाम बैल बुद्धि। ये अभी शुरू हुआ बाल बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि। मोदी जी ने संसद में राहुल गांधी को एक बार नहीं बाल बुद्धि करके उनका खूब मौका उड़ाया। उससे पहले मोदी जी ने जब राहुल गांधी शुरू किए और उन्होंने अपने भाषण शुरू किया था तो पहले ही 5-7 मिनट में मोदी जी इतना आग बबूला हो गए, तमतमाए हुए खड़े हुए और हिंदू धर्म के, हिंदू राष्ट्र पे, हिंदू धर्म की आपने अहिंसात्मक बताया है, ये सब बोल के राहुल गांधी को ट्रैप करने की कोशिश की। और तुरंत बीजेपी के ट्रोल आदमी शुरू हुए, देखिए हिंदू धर्म का इन्होंने मौका उड़ाया है, हिंदू धर्म के साथ ये किया है। आप ये जरा सुन लीजिए कि क्या कहा गया था और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, 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 नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
अब आइए मोदी जी उसके बाद जवाब देने उठे नेक्स्ट डे, और वो इतने मतलब उनमें इतना गुस्सा भरा हुआ था कि राहुल गांधी को भाई गाली तो दे नहीं सकते थे, कुछ वहाँ पीट पाट सकते नहीं थे, तो उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करके उनका खूब मौका उड़ाया, खूब मजाक कराया। राहुल गांधी लेकिन चुप रहे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि अगर संसद के बाद वो बात छोड़ दी गई होती तब नहीं होता, लेकिन जब संसद खत्म हो गई, लोकसभा हो गई, उसके बाद भी मोदी जी और बीजेपी और ट्रोल आर्मी लगी रही, वो बाल बुद्धि है, वो बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि में कहीं वो राहुल गांधी की हंसी ये उड़ा रहे थे कि वो पप्पू वाला टैग तो हट गया, वो बाल बुद्धि, मंद बुद्धि, इन सबको एक आसपास कर रहे थे। तो जब वो इसको बार बार कर रहे थे तो बट नेचुरल है कि कांग्रेस की तरफ से भी उसका रिएक्शन आएगा। वो पहले चुप रही थी कांग्रेस, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कल से शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस ने बैल बुद्धि के कहना शुरू किया है, और तमाम मीम, तमाम वो लग गए हैं जिसमें आप देखिए, और वो मोदी जी तो ऐसी बात करते ही हैं, अब उसको बालक बुद्धि तो नहीं कहा सकता है, उसको कौन सी बुद्धि कही है, नाले से गैस, अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं मोदी जी, न सिर न पैर। अब दोनों लोगों के उसमें फर्क क्या है ये जरा समझ लीजिए। राहुल गांधी को अगर बाल बुद्धि बोलना है या पप्पू बोलना है तो बीजेपी के लिए ये ज़रूरी है कि वो फेक वीडियो बनाए, डॉक्टर्ड वीडियो बनाए, वीडियो में छेड़खानी करे। जैसे अभी एक जगह हुआ कि राहुल गांधी ने कहा था, वो मैं फिगर्स बोल रहा हूँ, 50 + 15 + 13 कितना हुआ, 78। अब बीजेपी के लोगों ने इसको बाद उससे किया, 50 + 15 + 13 को काट दिया गया, 50 + 15 कितना हुआ, 78। अब देखिए इसकी यही मैच है। अब ये पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी पड़ गई पीछे। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर आप बाल बुद्धि कह रहे हैं, आप राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं और डॉक्टर्ड वीडियो भी लगा रहे हैं, फेक वीडियो लगा रहे हैं, और लीडर ऑपोजिशन की खूब हंसी उड़ा रहे हैं बालक बुद्धि करके। दिक्कत क्या है कि मोदी जी के लिए कोई फेक वीडियो की जरूरत नहीं है। मोदी जी के हजारों, एक दो नहीं, 100-200 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वीडियो निकल आएंगे जहां पे मोदी जी इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं। नाले से गैस निकालता था मैं, उससे बना देता था, फिर मैंने आइडिया दिया कि बादल अभी है तो रडार काम नहीं करेगा तो उसमें से अटैक कर दो। इस तरह की बातें मोदी जी करते रहते हैं। मोदी जी का हुआ है कि मतलब वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मोदी जी, अभी तो मोदी जी कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, ये कोई दूसरा नहीं कहता है। जो राहुल गांधी ने उस दिन जब वो मैंने कहा भाई ऐसे देखिए वो जरा सम्मान, अरे सम्मान क्या, वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो इस बुद्धि को आप क्या कहेंगे? बात यह है कि ये दुख की बात है, लीव असाइड एवरीथिंग, ये दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बैल बुद्धि कहा जाए। लेकिन ये उससे बड़े दुख की बात है कि वही मोदी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सदन में खड़े होके उनको लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने कौन सा एक वो बनाया, बालक बुद्धि करके जब बार बार अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन तो होगा ही होगा। क्योंकि एक चीज़, एक बेसिक चीज़ है, इज्जत दीजिए इज्जत मिलेगी, आदर दीजिए आदर मिलेगा। क्योंकि आप इज्जत देने से मिलती है, आप इज्जत कमांड नहीं कर सकते हैं। अरे आप इज्जत डिमांड नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। और उसमें मोदी जी को लगता है कि मेरी इज्जत सब करें, मैं सबको करूं, लेकिन मैं दूसरे का मजाक भी उड़ाऊं, गंदी बात भी करूं, दूसरे के लिए झूठ भी बोलूं, जर्सी गाय बोलूं, जो मना है वो मैं बोलूं, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ ना बोले। तो दुख की बात तो है, मतलब प्रधानमंत्री के लिए बैल बुद्धि कहाँ विमर्श आ गया है, लेकिन मोदी जी ने इसको शुरू किया है और मुझे लगता है कि मोदी जी को ही इसको ख़त्म करना होगा, अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो। अदरवाइज इफ ही इज एंजॉइंग बालक बुद्धि तो फिर बात दूसरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।